हेलो फ्रेंड्स, आई एम अलका मानकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू एवीएम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 के पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं देखेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जो सारे सब टॉपिक्स है वो सब डिटेल में पूरे बेसिक से पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। और फ्रेंड्स, ये जो एमसीक्यूज यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए हैं वो सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम में ही नहीं बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स आर नॉट सिचुएटेड। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड केरला। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट है, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय, वेस्टर्न मीन्स जो पश्चिम साइड में जो घाट है वो कहाँ पे सिचुएटेड नहीं है। यहाँ पे ये नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हम जल्दी जल्दी में ये पढ़ना भूल जाते हैं। हम रीड करेंगे वेयर वेस्टर्न घाट्स आर सिचुएटेड, हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं बहुत सी। तो फ्रेंड्स, हम इजीली ये समझते हैं मैप की मदद से कि वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है। देखिए हमारा ये मैप है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो पिंक कलर में आपको दिख रहा है ये है वेस्टर्न घाट। तो ये कौन कौन से स्टेट्स में है? देखिए ये गुजरात में है। गुजरात के बाद ये जाता है महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटका, कर्नाटका से केरला एंड तमिलनाडु। तो इन 6 स्टेट्स में से 6 राज्यों में से वेस्टर्न घाट जाता है। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टेट में से ये जाता नहीं है। तो देखिए हमारा ये पहला वाला ऑप्शन है राजस्थान। राजस्थान में से वेस्टर्न घाट नहीं जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या होगा हमारा? पंजाब। रिमेनिंग जो ऑप्शन है गुजरात और केरला, इनमें से तो ऑलरेडी जाता है। देखिए यहाँ पर ये गुजरात है, यहाँ पर केरला है। इन दोनों स्टेट में से वेस्टर्न घाट जाता है। सो हियर अवर आंसर इज राजस्थान और पंजाब। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3, दैट इज राजस्थान एंड पंजाब। इन दोनों स्टेट में से ये वेस्टर्न घाट नहीं जाता है। फ्रेंड्स, आपको इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट में से जाता है। तो ये डायग्राम यहाँ पे याद रखना, ये बहुत ही सिंपल है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड इज रिलेटिवली स्लो ऑनसेट। मतलब नीचे जो नेचुरल हजार्ड्स यानी जो नैसर्गिक आपदाओं के नाम दिए गए हैं उनमें से किसकी शुरुआत स्लो होती है। स्लो ऑनसेट मतलब जो धीमी गति से शुरू होता है, एकदम से अचानक से नहीं आता है, वो कौन सा नेचुरल हजार्ड है। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनिक इरप्शंस, मतलब जो ज्वालामुखी फटता है वो वाला। सेकंड है ड्रॉट्स, मतलब जो सूखा पड़ता है, अकाल आता है, वो वाला। थर्ड है वाइल्ड फायर, मतलब जो जंगल में आग लगती है वो। और लास्ट वाला है लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड्स होते हैं, जो भूस्खलन होता है वो वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकेंगे कि वोल्केनो ज्वालामुखी इरप्शन भी अचानक से स्टार्ट होता है। वाइल्ड फायर हो या लैंडस्लाइड हो, इनमें से ये अचानक से शुरू होने वाले नेचुरल हजार्ड हैं। इनके बारे में हमें पहले पता नहीं चलता। लेकिन इनमें से जो ड्रॉट्स है, जो सूखा पड़ता है, वो अचानक से स्टार्ट नहीं होता है। इसकी धीमी गति से शुरुआत होती है, अचानक एक दिन में सूखा नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज ड्रॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Major sources of oxygen demanding waste in fresh water systems are. Option A, agriculture runoff, food processing, ore mining, sewage effluent and landfill sites. फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फ्रेश वाटर होता है, जो अच्छा वाला पानी होता है, उसमें जो वेस्ट होता है उसमें से ऑक्सीजन डिमांडिंग सोर्सेस, मेजर सोर्सेस कौन से है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट क्या है। फ्रेंड्स, पानी में जब भी कोई केमिकल्स या वेस्ट, वो चाहे इंडस्ट्रीज से निकलने वाला हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकलने वाला हो या खेती बाड़ी से निकलने वाला हो, वो सब वेस्ट जब पानी में जाता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है। और उसका डिग्रेडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जब वो वेस्ट डिग्रेडेशन करते हुए ऑक्सीजन पानी में से कम कर लेता है तो पानी में नेचुरल ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि
पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है उन पर भी असर पड़ता है, उन्हें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है। आपको इससे रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसा कि पिछली एक बार एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल ऑलरेडी पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि पानी में ये जो वेस्ट है इसका सबसे मेजर सोर्स कौन सा है जो कि ऑक्सीजन डिमांड करता है, जिसको ऑक्सीजन लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला वाला ऑप्शन है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब जो खेती बाड़ी से जो कुछ इफ्लुएंट निकलता है वो भी फ्रेश वाटर में हमारी नदियों में जाता है। अभी आजकल खेती में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं और वो केमिकल्स आज नहीं तो कल बारिश में जो भी पानी होता है उस पानी के साथ या डायरेक्टली भी हमारी नदियों में जाते हैं, और वो भी एक रीजन है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, और वो भी एक सोर्स है, मेजर सोर्स है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है वो भी। तो हमारा पहला ए ऑप्शन सही है। दूसरा वाला है फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो कुछ निकल रहा है, जो कुछ इफ्लुएंट निकल रहे हैं वो पानी में मिक्स हो रहे हैं वो, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन बी। थर्ड वन है ओरे माइनिंग। यहाँ पे ओरे माइनिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स की जो कुछ मेटल्स हम माइनिंग करके निकालते हैं जमीन के अंदर से वो। अभी फ्रेंड्स देखिए, माइनिंग करते हुए हम जमीन के अंदर से कुछ भी निकालते हैं उसका पानी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे कुछ वेस्ट भी निकले तो वो डायरेक्टली पानी में नहीं जाता है। सो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट वन है सीवेज इफ्लुएंट। सीवेज इफ्लुएंट मतलब जो मैला पानी है जो नालियों से गटर से होकर वो पानी नदियों में मिक्स होता है वो यानी सीवेज होता है, वो सीवेज इफ्लुएंट। वो इफ्लुएंट वो भी एक सोर्स हो सकता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी भी हो सकता है। और लास्ट वाला देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला है लैंडफिल साइट्स। लैंडफिल साइट्स का मतलब क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स की शहरों में जो कुछ कचरा निकलता है वो किसी लैंड पे या किसी एक आप उसे कह सकते हैं डंपिंग ग्राउंड वगैरह होता है, वहां पर वो फिल किया जाता है। तो ये है लैंडफिल साइट। तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे पानी से, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ए, बी एंड डी, दैट इज एग्रीकल्चर रन ऑफ, फूड प्रोसेसिंग एंड सीवेज इफ्लुएंट। सी और ई उसमें नहीं आएगा। सो ये अवर आंसर इज थर्ड वन, दैट इज ए, बी एंड डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 assertion indoor air pollution is a serious hazard. Trigger: the dispersal of air pollutants is rather limited in indoor environment. Choose the correct answer from the code given below. देखिए पहला हमें assertion दिया है और trigger दिया हुआ है। इंडोर एयर पोल्यूशन हजार्डस होता है, ये हमें assertion दिया हुआ है, और दूसरा वाला दिया है हमें उसका रीजन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बिल्कुल सही है, जो assertion हमें दिया हुआ है इसका ये रीजन सही है, क्योंकि हमारे इंडोर मतलब जनरली हमारे घरों में जो भी एयर पोल्यूशन होता है वो बहुत ही सीरियस होता है। हमें लगता है कि जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है, जो बाहर का पोल्यूशन है वही सीरियस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडोर एयर पोल्यूशन भी बहुत हजार्डस होता है, क्योंकि फ्रेंड्स इंडोर एयर पोल्यूशन बहुत सी चीज़ों से होता है, जैसे कि VOCs होते हैं। VOCs मतलब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनसे बहुत सी बार ये एयर पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल हम घर में जो पेंट्स यूज़ करते हैं या हमारे घर में जो कुछ बिल्डिंग मटेरियल होता है जैसे कि एस्बेस्टॉस जैसी चीज़ें, इनमें से कुछ गैसेस निकलती है या कुछ केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे घर में अंदर की हवा में मिक्स होते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इंडोर एयर पोल्यूशन का, और वो बहुत ही सीरियस होता है। हमें इसका रीज़न दिया हुआ है कि वो सीरियस क्यों होता है। द डिस्पर्सर ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इज रादर लिमिटेड इन इंडोर एनवायरनमेंट, मतलब ये जो कुछ भी पोल्यूटेंट्स है वो ऑलरेडी हमारे घर में है और ऑलरेडी इंडोर है, और उनका डिस्पर्सल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सी बार घरों में एयर का फ्लो कम होता है, हवा ज़्यादा आती जाती नहीं है, इससे जो कुछ भी पोल्यूटेंट्स है उनका डिस्पर्सल नहीं होता है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाते, वो वहीं पे रहते हैं। इससे वो एयर पोल्यूशन जो है, इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो हजार्डस बन जाता है, वो सीरियस बन जाता है। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे कि assertion भी हमारा सही है और ट्रिगर भी हमारा सही है।
सो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, मतलब एसर्शन और ट्रिगर दोनों भी सही है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx इन अर्बन एरियाज इज। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज में जो पोल्यूशन होता है उसका डोमिनेंट सोर्स क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का डोमिनेंट सोर्स क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी हमें ऑप्शन दिए हैं ये सारे के सारे ही नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेस है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, कमर्शियल सेक्टर से भी, इंडस्ट्री से भी और बहुत सारे पावर प्लांट्स में से भी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा, यहाँ पे हमें डोमिनेंट सोर्स पूछा गया है कि सबसे बड़ा सोर्स क्या है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है फ्रेंड्स ऑप्शन है, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स सिटीज में बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे चलते हैं, उनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और वो बहुत ही बड़ा सोर्स होता है सिटीज में एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिसीज। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है फ्रेंड्स, कोई भी आंसर कर सकता है। यहाँ पे हमें डिसीजेस के नाम दिए हुए, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, कॉलरा है, डेंगू है। अभी यहाँ पर हमें पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे पहले वाले जो तीनों ऑप्शंस है ये पानी से होने वाले डिसीजेस हैं। यहाँ पे नॉट पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स, हम बहुत सी बार जल्दी जल्दी में नॉट वर्ड ही पढ़ना भूल जाते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है नॉट ए वाटर बॉर्न डिसीज, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी, दैट इज डेंगू। क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी को पता है डेंगू जो है वो मच्छरों से होता है, इसलिए ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर मेनली फॉर द पर्पज ऑफ, मतलब किसी भी जगह की, किसी भी एरिया की जो नैसर्गिक संपदा है, जो वहाँ पे जो नैसर्गिक वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण फ्यूचर की दृष्टि से करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य हेतु क्या हो सकता है। देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर बर्ड्स, मतलब हमें पक्षियों के लिए इनका प्रिजर्वेशन करना है, उनके लिए रहने का आदिवास मिल सके उन्हें, इसलिए प्रिजर्व करना है। दूसरा है हमें सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना है, मतलब जो भूक्षरण होता है, जो जमीन का क्षरण होता है उसको प्रिवेंट करना है। मतलब आपको एक सिंपल सी डायग्राम दिखाती हूँ फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सॉइल इरोजन मतलब जो मृदा का, जमीन का क्षरण हो रहा है वो। तो देखिए यहाँ पर जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, जो नेचुरली जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने जमीन को बांध के रखा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये भी सही हो सकता है, पहला भी सही है कि बर्ड्स के लिए नेचुरल अधिवास हमें तैयार करना है। दूसरा वाला है सॉइल इरोजन, मतलब जमीन का जो क्षरण हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है, ये भी सही हो सकता है। थर्ड वाला है प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीसीज, मतलब नई प्रजातियां निर्माण हो सके इसके लिए हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, ये ऑप्शन भी सही है। और लास्ट वाला है स्टडी बाय साइंटिस्ट, ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है हमारा, वो है प्रोवाइडिंग मटेरियल फॉर ब्रीडिंग न्यू स्पीसीज, क्योंकि अलग अलग वनस्पतियां, अलग अलग पेड़ पौधे अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो उसका उपयोग इन सभी के लिए तो होगा ही, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यूज होगा नई प्रजातियां निर्माण करने के लिए। सो फ्रेंड्स हियर आवर आंसर इज सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज नॉट हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल, मतलब इनमें से कौन सी नैसर्गिक आपदा है जो हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल कैटेगरी में नहीं आती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हाइड्रो मतलब जल और मेटेरोलॉजिकल मतलब मौसम, जल मौसम विज्ञान से रिलेटेड कौन सी नेचुरल आपदा इनमें से नहीं है। देखिए हमारे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है स्नो एवलेंचे, मतलब जो हिम संकलन होता है, जो बर्फ का संकलन होता है, मतलब जो बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरती है पहाड़ों से, बर्फ के बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ों से, उसे स्नो एवलेंचेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ गिरती है और वो मूवी का हीरो तब उस वक्त एक लकड़ी की नाव बनाकर उसमें से अपनी जान बचाकर जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है स्नो एवलेंचे का। दूसरा है सी इरोजन, मतलब
समंदर की पानी की वजह से जो इरोजन होता है, जो भूस्खलन होता है वो वाला, तो ये भी पानी से रिलेटेड है, पहला वाला भी है। देन नेक्स्ट है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो फ्रेंड्स ये जो साइक्लोन होती है, ये जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, ये तूफान बहुत सी बार समंदर पर जब पानी के बीच में एयर का प्रेशर बहुत ही कम होता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, उनकी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो ये भी हमारा पानी से रिलेटेड है। और लास्ट वन है सुनामी। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे लगता है कि सुनामी जो है वो पानी में से ही आती है, समंदर में ही सुनामी आती है, लेकिन इसका रीजन फ्रेंड्स हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि सुनामी जो होती है ये भूकंप से आती है। भूकंप जब समंदर की नीचे की सतह पर, नीचे की समंदर के नीचे जो जमीन होती है वहां पर जब भूकंप होता है तो उसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पानी के तूफान आते हैं समंदर में, और उसी को हम सुनामी बोलते हैं। तो सुनामी जो है, ये जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स सुनामी, तो ये जो सुनामी है ये सेस्मोलॉजिकल रीजन है इसका, वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है। ऊपर वाले तीनों भी हैं वो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैं। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर होता है ऑप्शन डी, दैट इज सुनामी, क्योंकि सुनामी भूकंप से आती है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। occurrence ऑफ नेचुरल हजार्ड इज अफेक्टेड बाय लैंड यूज चेंजेस, देन ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन, ओजोन डिप्लीशन, क्लाइमेट चेंज। मतलब जो नैसर्गिक आपदाएं आती है वो किससे अफेक्ट होती है। देखिए हमारा पहला वाला ऑप्शन है यहाँ पे लैंड यूज चेंजेस, मतलब जो जमीन का जो नेचुरल यूज होना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट के लिए या जंगलों के लिए जो जगह रखी थी, जंगलों के लिए जो जगह होती है उस पर हम इंसान आक्रमण कर देते हैं, उसको हम अपने यूज के लिए, अपने पर्सनल फायदों के लिए यूज करते हैं, दैट इज व्हाट दी लैंड यूज चेंजेस। देन सेकंड ऑप्शन है हमारा ड्रेनेज एंड कंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े शहरों में जो ड्रेनेज का काम चलता है या बड़े बड़े साइड्स बनते हैं उनके उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो वाला। थर्ड वन है ओजोन डिप्लीशन। फ्रेंड्स यहाँ पे डिप्लीशन मतलब कम होना, ओजोन की जो लेयर है हमारे पृथ्वी के वातावरण में वो कम होना। और लास्ट वाला है हमारा क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट के चेंज की वजह से। अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो नेचुरल हजार्ड है वो क्यों अकर होते हैं, वो जनरली क्यों आते हैं, उसके रीजंस हमें यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इनमें से बहुत सारे के सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ये जो है ओजोन डिप्लीशन से जनरली नेचुरल हजार्ड अफेक्ट नहीं होते, नेचुरल हजार्ड नहीं आते। नेचुरल हजार्ड्स में क्या क्या आ सकता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल स्नो एवलेंचेस है, लैंडस्लाइड्स है, या भूकंप जैसी नैसर्गिक आपत्ति है, या सुनामी जैसी आपत्ति है। तो वो जो है वो बाकी के कारणों से आ सकती है, लेकिन ओजोन से नहीं आती है। ओजोन डिप्लीशन की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे एनवायरनमेंट पे श्योरली अफेक्ट करती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म हजार्ड है, इमीडिएट उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप बोल सकते हैं कि वो एक स्लो ऑनसेट है। ऑप्शन सी छोड़ के बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो अफेक्ट करते हैं नेचुरल हजार्ड्स पे। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ए, बी और डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ए, बी एंड डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इनमें से कौन सा रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय नेचुरल रिसोर्स है। फ्रेंड्स यहाँ पे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस या रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर हम उनको यूज करते तो इमीडिएटली वो तैयार हो जाते हैं, दैट इज बॉडी रिन्यूएबल एनर्जी, और यू कैन से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए देखिए, पहला वाला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब जो जैविक विविधता है हमारे आजू बाजू में, जो जीव जंतुओं की विविधता है, जो अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं वो। दूसरा वाला है टिन, ये एक मेटल है, एक टाइप का मेटल है जो जमीन की सतह के नीचे तैयार होता है, माइंस में से इसे निकाला जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन है नेचुरल गैस, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। लास्ट वाला ऑप्शन है सॉल्ट। अभी फ्रेंड्स ये सॉल्ट जो है ये सिंपल सॉल्ट हो सकता है जो समंदर के पानी से बनता है, या यहाँ पे इसका मीनिंग रॉक सॉल्ट भी
हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पे हम श्योर नहीं है ये कौन सा वाला सॉल्ट है। देखिए फ्रेंड, जो सॉल्ट है अगर वो रॉक सॉल्ट हुआ जो पत्थरों के अंदर पाया जाता है तो वो आसानी से नहीं बनता है। इट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म नेचुरल प्रोसेस, उसे तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी एक बार यूज करने से इमीडिएटली नहीं बनती है, हजारों साल उसे लग जाते हैं। नेक्स्ट वाला है टिन, जो मेटल्स जमीन के अंदर माइंस के अंदर पाए जाते हैं, माइंस में जो तैयार होते हैं, वो भी एक वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, उसको भी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वाला है फ्रेंड, जैव विविधता, ये रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स हो सकता है। कि वो भी कब हो सकता है, जब यहाँ पे ज्यादा कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो, जब ह्यूमंस इस डाइवर्सिटी को, जैव विविधता को नष्ट करने का प्रयत्न ना करे, तभी ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ही आंसर होगा। सो हियर और आंसर इज ऑप्शन ए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में पीपल और एनवायरनमेंट के बहुत से टॉपिक्स आपके लिए यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आगे भी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।